नमस्कार मित्रों, आज है 11 मई। स्वागत है आपका करंट अफेयर इश्यूज़ में। करंट अफेयर एनालिसिस के मुद्दे आज बहुत ज़्यादा नहीं हैं और ना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए उनको छोड़ दिया गया है। इसलिए आज हम करंट अफेयर इश्यूज़ पर फोकस कर रहे हैं। जैसा कि हमने करंट अफेयर एनालिसिस वाले सेक्टर में देखा था, एनालिसिस में उन घटनाओं को डिस्कस किया जाता है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आगे इसी साल या फिर आगे की साल ही इम्पोर्टेंट होती हैं। उसमें से कुछ ही इशू एवरग्रीन होते हैं, बाकी जो इश्यूज़ होते हैं उनमें उन घटनाओं को डिस्कस किया जाता है जो हमेशा ही खबरों में बने रहते हैं और वो हमेशा ही पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसी इश्यूज़ में हमने एक पिछली एनालिसिस वाली वीडियो में एक डिस्कस किया था मानसरोवर यात्रा। उस मानसरोवर यात्रा में हम लोगों ने देखा था कि मानसरोवर जो रूट है, जो धारचूला को लिपुलेख दर्रा से जोड़ता है, जो पहले ट्रैकिंग रूट था, अब वो ट्रैकिंग रूट को हम लोगों ने पक्का रोड बना दिया है। उसको बनाने का काम किया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, BRO ने। तो तभी हमने एक बात बताई थी, काला पानी का जब वहाँ नाम आया था क्योंकि लिपुलेख के जस्ट नीचे काला पानी है, तो हमने कहा था कि कभी कभी पागलपंती कर देता है नेपाल, मूर्ख बेवकूफ़ कहीं का। तो वही स्टेटमेंट फिर से सुर्खियों में ही आ गया। सुर्खियों में इसलिए आ गया कि जो ये लिंक रोड बनाया है मानसरोवर यात्रा के लिए, उस पर नेपाल ने फिर से अपना विरोध दर्ज करा ही दिया कुल मिलाकर के। तो हम लोग आज इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। उससे संबंधित देखेंगे कि क्या है काला पानी, और उससे संबंधित एक और है सुस्ता एरिया है। सुस्ता एरिया भी इंडिया और नेपाल के बीच टेरिटोरियल डिस्प्यूट की श्रेणी में आता है। काला पानी भी ऐसा ही एक विवाद है। टेरिटोरियल डिस्प्यूट का मतलब होता है क्षेत्रीय विवाद, यानी जो कुल मिलाकर के किसी टेरिटरी से सीमा से संबंधित विवाद हो, जहाँ टेरिटरी यानी क्षेत्र लेने देने की बात होती हो, उसको कहते हैं टेरिटोरियल डिस्प्यूट। ठीक है, तो हम लोग आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं। साथ में देखेंगे काली रिवर या महाकाली या शारदा नदी क्या है और गंडक नदी क्या है, कौन कौन से उस पर प्रोजेक्ट हैं। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट इशू हैं आज के, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, पेपर में किसी में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक से सुनिएगा। डिप्लोमेटिक इशू क्या है, इससे पहले हम लोग ये जान लें थोड़ी सी कि मानसरोवर कैलाश यात्रा के बारे में हम लोगों ने बताया तो था पहले करंट अफेयर एनालिसिस की वीडियो में। यदि आपने नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा, उसमें काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, फिर भी हम संक्षेप में डिस्कस कर दे रहे हैं। एक्चुअल में सब लोग हमारे यहाँ के जो मानसरोवर यात्रा पर जाते हैं वो माउंट कैलाश के लिए जाते हैं, और ये माउंट कैलाश एक्चुअल में है कहाँ, चाइना के ऑटोनोमस रीजन में, जिसका नाम है तिब्बती क्षेत्र में है ये माउंट कैलाश। इसी माउंट कैलाश पर जाते हैं मानसरोवर यात्रा के लिए। और इस माउंट कैलाश की जो ऊंचाई है वो 6,638 मीटर है, जो कैलाश रेंज में ही पड़ता है। और कैलाश रेंज काराकोरम, लद्दाख, जास्कर के साथ मिलकर के यानी कुल 4 रेंज हैं इसमें, तो वो ट्रांस हिमालय बन जाता है। यानी ट्रांस हिमालय की चौथी रेंज ही है कैलाश रेंज, और इसी कैलाश रेंज में 6,638 मीटर ऊंची माउंट कैलाश है। माउंट कैलाश तक ही भारत के जो लोग जाते हैं मानसरोवर यात्रा के लिए, यहीं जाते हैं। मानसरोवर यात्रा के लिए जाने के लिए 2 रास्ते हैं, हमने उस दिन ही बताया था। एक लिपुलेख पास के थ्रू है, जो उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर और तिब्बत के बॉर्डर यानी चीन वाले क्षेत्र की बिल्कुल जस्ट बॉर्डर पर पड़ता है, इसीलिए ये लिपुलेख पास है, वो ट्राई जंक्शन है। एक तो इसके थ्रू जाते हैं, लेकिन इसका जो रास्ता है थोड़ा कठिन है, लेकिन रास्ता कठिन ज़रूर है लेकिन छोटा है। जबकि दूसरा एक रास्ता जाने का वो सिक्किम के नाथुला दर्रे के होकर है। ये पूरी तरीके से मोटरेबल रोड है, तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं जनरली वो इसी मार्ग को प्रेफर करते हैं। हालांकि इस मार्ग के थ्रू जाने में लगभग 2 लाख रुपये पर पर्सन आता है, यानी 2 लाख रुपये लग जाते हैं व्यक्ति को पहुंचने के लिए इस नाथुला दर्रे के ज़रिए, जबकि लिपुलेख के ज़रिए थोड़ा सा कम खर्च आता है। ठीक, और डिटेल जानने के लिए आप लोग करंट अफेयर एनालिसिस की वीडियो देख सकते हैं, पिछली वाली। हुआ क्या है, नेपाल ने क्लेम क्या किया है, नेपाल ने क्लेम ये किया है कि अभी जो तुमने रोड बनाया है वो नेपाल की टेरिटरी से होकर जाता है, क्योंकि नेपाल कहता है कि यह जो काला पानी है ना, काला पानी कभी कभी तो वो लिपुलेख दर्रे पे भी डिस्प्यूट कर देता है, कहता है लिपुलेख दर्रा भी हमारे क्षेत्र में आता है। तो ये काला पानी है, वो कहता है काला पानी हमारा एरिया है। काला पानी के साथ भारत का एक और जो एरिया है जो लगता है, हालांकि काला पानी से काफ़ी दूर है, क्योंकि काला पानी पश्चिम में एकदम और सुस्ता एकदम पूर्व में है। तो इन क्षेत्रों पर वो विवाद पैदा करता है। तो अभी काला पानी होकर के ये रोड जाएगा, क्योंकि धारचूला से जब हम लोगों ने मैप देखा था, जब ये मैप देखा था रोड का, तो धारचूला से होकर के वो सीधे काला पानी होकर के लिपुलेख तक जाता था, क्योंकि यहीं तक धारचूला से लेकर के लिपुलेख, यानी धारचूला कहाँ है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले में है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये रोड जो था पहले ट्रैकिंग रोड था, पैदल जाते थे लोग, लेकिन अब इसी को क्या बना दिया है, मोटरेबल बना दिया है। यही लिंक को अभी इनॉग्रेट किया था राजनाथ सिंह ने,
तो इसी पर नेपाल ने अपना दर्ज कर दिया विरोध, कह दिया कि ये तो हमारे क्षेत्र से होकर के है, आपने ऐसे कैसे बना दिया। और हमने जो प्रारंभ में पहले जो हम अब मिलकर के दोनों देशों ने जो निर्णय किए थे, इनसे संबंधित जो एग्रीमेंट किए थे, उन एग्रीमेंट का ये ब्रीच है, ये तोड़ा है आपने। तो इंडिया पर ये आरोप लगा रहा है। हालांकि नेपाल ऐसे बेवकूफ़ी भरे आरोप चाहे जब लगाता रहता है। तो एक्चुअली हम देख लेते हैं कि काला पानी कहाँ है, काला पानी पर दर्ज क्यों कर रहा है। काला पानी 3600 मीटर की ऊंचाई पर है और कैलाश मानसरोवर यात्रा के मार्ग पर पड़ता है। काला पानी का जो पश्चिमी जो सीमा लगती है तो वो उत्तराखंड है, और एक जो बगल में जस्ट सीमा लगती है पूर्व में, वो नेपाल का एक सुदूर पश्चिम प्रांत है। जैसे हमारे यहाँ प्रदेश होते हैं, राज्य होते हैं, उधर ऐसे ही प्रांत होते हैं नेपाल में भी। तो नेपाल का सुदूर पश्चिम प्रांत और इंडिया का उत्तराखंड प्रांत। उत्तराखंड में एक्चुअली में रियल में आता है, हालांकि नेपाल कहता है कि ये हमारे सुदूर पश्चिम प्रांत का हिस्सा है। ठीक है, तो सुदूर पश्चिम में पूर्व में सीमा लगती है, और उत्तराखंड इसके पश्चिम में पड़ता है। ठीक, अब इस डिस्प्यूट की जेनेसिस कहाँ है, तो हम लोग पहले एक बार इसका मैप देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ये है, यहाँ है ये काला पानी। ठीक है, तो ये क्या है, और यहाँ है ये लिपुलेख। देखो एकदम ये तिब्बत वाला रीजन है, ये वाला तिब्बत वाला रीजन है, ये नेपाल वाला रीजन है, और ये इंडिया का उत्तराखंड वाला रीजन है। तो कहाँ पड़ा काला पानी? काला पानी के पश्चिम में पूरा टोटल उत्तराखंड है, और काला पानी के पश्चिम में ये काला पानी के पूर्व में ये सुदूर पश्चिम प्रांत है नेपाल का। तो नेपाल कहता है कि ये काला पानी इंडिया में नहीं है बल्कि हमारे यहाँ है। इसी बात पर उसने विवाद खड़ा कर दिया है। यहाँ आपको ये काली नदी दिख रही होगी, ये रही काली नदी, ये काली नदी है, ये जा रही है, ये इंडिया नेपाल के बॉर्डर से निकलती है, और इंडिया के भी जो प्रांत है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड और ये नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। तो विवाद कहाँ से पैदा होता है? विवाद यहीं से पैदा होता है। एक बार क्या हुआ था, हम लोग इसी पर डिस्कस करते हैं। 1816 के आसपास, 1814 में, और 1814 से लेकर के 16 के आसपास आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, और 1816 में इंडिया पर शासन था ब्रिटेन का। तो फिर 1816 में क्या हुआ था, 1816 में ब्रिटेन यानी ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत, उस समय का भारत ब्रिटिश भारत ही कहलाता था। तो उस समय के ब्रिटिश भारत में और नेपाल के बीच में एक संधि हुई थी 1816 में। उस संधि का नाम था सुगौली संधि। इस सुगौली संधि में नेपाल की और इंडिया की जो बाउंड्री थी वो तय की गई थी, और कहा गया कि नेपाल की और ब्रिटिश इंडिया की जो सीमा है पश्चिम में वो काली नदी से तय होगी, यानी इस नदी से तय होगी, इस नदी से। ठीक है, और पूर्व में जो सीमा है वो गंडक नदी से तय होगी। तो कुल मिलाकर के इंडिया की पूर्वी और नेपाल की पूर्वी और पश्चिमी सीमा 2 नदियों से तय की गई भारत के साथ। पश्चिम में नेपाल की सीमा काली नदी या महाकाली नदी, इसका नाम शारदा भी है, काली महाकाली का भी, काली कहो या महाकाली कहो या शारदा कहो। तो पश्चिम में इस काली के साथ तय की गई, और पूर्व में इस गंडक नदी के साथ तय की गई। और इन्हीं 2 नदियों के कारण ये डिस्प्यूट पैदा हुए हैं। इधर जो काली नदी के साथ डिस्प्यूट है जिसको लेकर के, वो है काला पानी और ये लिपुलेख, और इधर जो है वो है सुस्ता, SUSTA, इधर सुस्ता है गंडक नदी के किनारे। तो इसको लेकर के नेपाल डिस्प्यूट खड़ा करता है। नेपाल क्या कहता है? नेपाल का क्लेम है, एक्चुअल में क्या है, एक काली नदी ने सारा विवाद जो खड़ा किया है वो काली नदी ने किया है। काली नदी क्या है, ऐसा नहीं कि कोई एक धारा के रूप में पर्वत से निकलती हो, बल्कि करती क्या है काली नदी के पास ये जो काला पानी है, काला पानी के पास कई बहुत सारी आकर के छोटी छोटी इसकी जो हेड वाटर्स हैं, हेड वाटर्स मतलब जो स्रोत धाराएँ हैं, जो छोटी छोटी धाराएं हैं जो ऊपर से आकर के मिलती हैं, इससे हेड वाटर्स बोलते हैं उनको। तो ये स्रोत धाराएं या छोटी छोटी नदियां हैं वो यहाँ आकर के मिलती हैं, और यहाँ से इसका वास्तव में नाम काली नदी पड़ता है, महाकाली या शारदा पड़ता है। ठीक है, ये है इंडिया का क्लेम। इंडिया कहता है कि एक्चुअल में काली नदी का उद्गम यहाँ काला पानी से माना जाना चाहिए, क्योंकि सारी जल धाराएँ ऊपर से आकर के यहाँ आकर के मिलती हैं, तब जाकर के यहाँ से इसका नाम पड़ता है, तो तभी तो मानेंगे। इंडिया कहता है ये, जबकि ये नेपाल कहता है कि नहीं। एक्चुअल में नेपाल का कहना है कि ये नदी जो काली नदी है वो यहाँ से लिपुलेख पास से गुजरती है, लिपुलेख पास से गुजरती है। और अगर हम इस नदी को, काली नदी को लिपुलेख पास से गुजारें, इसकी मुख्य धारा को लिपुलेख दर्रे से गुजारेंगे, तो फिर ये काला पानी इस हिसाब से नेपाल की सीमा में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि हम इस काली नदी को काला पानी से ही इसकी उत्पत्ति माने,
तो फिर ये काला पानी इंडिया की सीमा में चला जाएगा। तो इंडिया कहता है कि काला पानी से ही काली नदी की उत्पत्ति होती है, जबकि नेपाल कहता है कि नहीं, लिपुलेख दर्रे के पास से होती है, इस लिपुलेख दर्रे वाले से होती है। हालांकि ऐसा नहीं है। काली नदी की वास्तव में काली नदी की उत्पत्ति वास्तव में तीन चार मुख्य धाराओं से होती है। इनमें से दो तो प्रमुख हैं, और इनमें से एक लिपुलेख पास से गुजरती है, एक लिपुलेख पास से आती है, उत्तराखंड की तरफ से आती है। तो नेपाल कहता है कि जो लिपुलेख वाली जो धारा है वही एक्चुअल में काली नदी है, वही मुख्य धारा है, इसी को वो काली नदी कहता है। लेकिन इंडिया कहता है कि नहीं, इंडिया कहता है कि काली नदी वास्तव में जो नाम पड़ता है जहाँ से इसे माना जाना चाहिए कि यहाँ से निकलती है, तो इसे एक्चुअल में काला पानी से माना जाना चाहिए। तो अगर काला पानी से उत्पत्ति मानेंगे काली नदी की, तब तो काला पानी इंडिया में आ जाएगा। अगर इसे लिपुलेख से मानेंगे तब ये काला पानी फिर नेपाल में चला जाएगा। तो नेपाल कहता है कि काली नदी इस लिपुलेख से उद्गमित होती है, जबकि इंडिया कहता है कि नहीं, इंडिया कहता है काला पानी से होती है। इसी बात पर विवाद है। अब इस काली नदी निकलती कहाँ से है? तो चूँकि इसकी कई मुख्य धाराएँ हैं, कई हेडवाटर्स हैं, छोटी छोटी कई नदियाँ आकर के इसकी ऊपर से आकर के मिलती हैं, तब जाकर के मुख्य नदी बनाती हैं। तो इसके एक निश्चित सोर्स के बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते, और इसी सोर्स के कारण ये व्यवधान पैदा हुआ है इन दोनों देशों में, जिनके बेहतरीन रिश्ते हैं। हालांकि नेपाल कभी कभी बेवकूफ़ी कर जाता है, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी दोनों के अच्छे रिश्ते हैं, रोटी बेटी के संबंध हैं दोनों के। बस विवाद इससे पैदा हो गया कि इस काली नदी के उद्गम का ठीक से पता नहीं है। अगर उद्गम का ठीक से पता हो तो इंडिया भी कह देगा ठीक है भाई, काली नदी यहाँ से निकलती तू ले ले। लेकिन जब निकलती ही नहीं है तो कैसे कह दे इंडिया? मतलब अनऑथराइज तरीके से तो नहीं कह सकता ना। इसी बात पर विवाद है। तो हम लोगों ने देखा ना काला पानी कहाँ है, ठीक है, हम लोगों ने भी देखा काला पानी कहाँ है। और काला पानी जब 1962 में युद्ध हुआ था ना, तो तभी से काला पानी को कंट्रोल कौन कर रहा है? ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, ITBP से कंट्रोल कर रहा है। जब से 1962 में चाइना से भारत का युद्ध हुआ था, तो हम लोगों ने देखा ना, पश्चिम में काला पानी उत्तराखंड है, और पूर्व में नेपाल का सुदूर पश्चिम प्रांत है, क्योंकि नेपाल के लिए तो पश्चिम में पड़ता है ना ये, ठीक है। अब इस डिस्प्यूट की जेनेसिस क्या थी? तो जेनेसिस हम लोगों ने समझ ली, फिर भी वर्डली समझ लें शब्द से। नेपाल क्लेम करता है कि जो रिवर है वो रिवर एक्चुअल में, जैसे ये काला पानी है, तो रिवर क्या है? वो कहता है कि रिवर इस काला पानी के वेस्ट में होकर बहती है, क्योंकि नेपाल क्या मानता है? नेपाल मानता है कि लिपुलेख से होती है इसकी उत्पत्ति काली नदी की। इसलिए ये काला पानी कहाँ पड़ता है? इसलिए नेपाल में पड़ता है। नेपाल का दावा ये है, जबकि इंडिया कहता है कि नहीं, इंडिया कहता है कि भाई ये काला पानी है, यहाँ एक रिज बनी हुई है, रिज, और यहाँ रिज से होकर के इधर से यहाँ से बहती है ये एक्चुअल में, यानी ये रिज बनी हुई है और यहाँ से बहती है ये काली नदी नीचे से। तो इंडिया कहता है कि नदी तो यहाँ से स्टार्ट होती है, तुम यहाँ से क्यों कर दे रहे हो? इंडिया कहता है कि नदी यहाँ से स्टार्ट होती है, इसलिए काला पानी हमारे एरिया में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये नदी नहीं है, यहाँ एक रिज है, ठीक है। तो दोनों के बीच में इसी बात पर मतभेद है। और अगर इस प्रकार कहेंगे तो काला पानी क्या पड़ेगा? तो फिर जो ये काला पानी है वो काली नदी के पश्चिम में पड़ेगा, जबकि पाकिस्तान कहता है कि नेपाल कहता है कि नहीं, ये काला पानी इस काली नदी के पूर्व में पड़ता है। दोनों को समझ ही नहीं आ रहा है कि बात क्या है, ठीक है। और इस काली नदी को ही, इस महाकाली नदी को कहो या काली कहो या शारदा कहो, एक ही बात है, तीनों नाम इसी के हैं। इसी को सुगौली की संधि में क्या किया था? इसी सुगौली की संधि में इसी को नेपाल और इंडिया के बीच में सीमा रेखा माना गया था। लेकिन इस नदी की उत्पत्ति ठीक नहीं है, इसलिए विवाद पैदा हो गया है। नेपाल कभी कभी लिपुलेख दर्रे पर भी विवाद पैदा कर देता है, कहता है कि ये तो हमारी ही है, ठीक है। जैसा हम लोगों ने देखा था, बताया था, यही लिखा हुआ है इसमें भी। अब देखते हैं और आगे। जैसे आपको सुस्ता बताएं, जैसे ये पूरा का पूरा ये प्रांत दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा यहाँ से ये जो लाइन खींची दिख रही है ये, ठीक है, ये है गंडक नदी। और इस गंडक नदी को नेपाल की पूर्वी सीमा तय किया गया था इंडिया के साथ, यानी इधर की तरफ तो था काला पानी, उधर की तरफ यानी काली नदी था, इधर की तरफ है गंडक नदी। तो इस गंडक नदी को ही नेपाल की पूर्वी सीमा तय किया गया था।
अब क्या हुआ, अब यहाँ गंडक नदी ने धोखाधड़ी कर दी। गंडक नदी ने क्या किया कि पहले गंडक नदी ऐसे बहती थी, यानी पहले ये सुस्ता एक्चुअल में SUSTA गंडक नदी के इस पार था, यहाँ था, क्योंकि गंडक नदी ऐसे होके बहती थी इस सुस्ता के इधर होकर के। लेकिन कुछ समय बाद गंडक नदी यहाँ होके बहने लगी। तो अब इंडिया ये कहता है कि भाई गंडक नदी को तुम सीमा मानो, तो सुस्ता हमारे एरिया में है, जबकि नेपाल कहता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, गंडक नदी ने अपना रास्ता बदल लिया है। ठीक है, तो अब इस सुस्ता को लेकर के भी डिस्प्यूट है। सुस्ता के बहुत सारे एरिया को इंडिया कंट्रोल करता है और काफ़ी कुछ को नेपाल भी कंट्रोल करता है। तो इन दोनों को लेकर के विवाद है। तो उधर हुआ है काली नदी की काली नदी के उद्गम को लेकर के ही विवाद पैदा हो जाता है, क्योंकि उद्गम अगर उसका फिक्स हो तो काला पानी का विवाद निपट जाए। और इधर इस गंडक नदी ने अपना मार्ग परिवर्तन कर दिया है, इसलिए यहाँ विवाद पैदा हो गया है। तो कुल मिलाकर के यही विवाद है इंडिया के और नेपाल के बीच में, जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट की श्रेणी में हम लोग गिन सकते हैं। ठीक है, अब इस काला पानी के बारे में कुछ और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कुछ लोगों का कहना है, नेपाल का कहना है कि एक्चुअल में हमारे यहाँ इस काला पानी को 58 साल पहले जनसंख्या जब हमारे यहाँ हुई थी, सेंसस हुई थी, तब इसे हमारे क्षेत्र में दिखाया गया था काला पानी को। कुछ सोर्स ये भी बताते हैं कि जो 1962 में जब युद्ध हुआ था भारत चाइना का, तब इस काला पानी को नेपाल के राजा महेंद्र ने इंडिया को सौंप दिया था, और तभी से इंडिया ITBP के थ्रू इस काला पानी को कंट्रोल कर रहा है। तो नेपाल कहता है कि एक्चुअल में सौंप दिया तो ठीक है, जो सौंप दिया वो सौंप दिया, लेकिन इंडिया ने 62 किलोमीटर स्क्वायर एरिया एक्स्ट्रा कब्जा कर लिया है। तो ये एक्स्ट्रा क्यों कर लिया है, नेपाल का ये कहना है। जबकि 1879 का जो ब्रिटिश मैप है वो काला पानी को ब्रिटिश इंडिया में दिखाता है। तो कुल मिलाकर के इस काला पानी की स्थिति पर ही कुछ नहीं है, कुछ कह नहीं सकते। अब 2015 में क्या किया था, 2015 में क्या हुआ था कि जो लिपुलेख पास था, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछली वीडियोज में, तो ये लिपुलेख पास था। इस लिपुलेख पास को ट्राई जंक्शन माना जाता है और एक बेहतरीन ट्रेड रूट माना जाता है इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक, अब क्या है, तो जब 2015 में इसे स्पेशली डेजिग्नेटेड किया गया था, 2015 में इसको फिर से ये खबरों में आ गया था कि लिपुलेख को ट्राई जंक्शन ट्रेड रूट बनाया जा रहा है 2015 में। तो तब नेपाल ने कहा था कि हमसे तब भी आपने नहीं पूछा, लेकिन इंडिया कहता है कि भाई ये ट्रेडिंग पॉइंट, ये जो लिपुलेख है वो तो ट्रेडिंग पॉइंट 1954 से है, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो। लेकिन फिर भी नेपाल को लगता है कि इंडिया हम पर धौंस दिखा रहा है, इसीलिए वो कभी कभी चाइना के पास जाके बैठ जाता है, चाइना की सह पर काम कर रहा है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा गुस्से में आ जाता है इंडिया को लेकर के। कभी कभी काला पानी को लेकर के दोनों देशों में विवाद है। तो काला पानी का इंपॉर्टेंस क्या है, इसका स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है कई तरफ से, क्योंकि जो अभी जो रस्साकसी का जो बार हो रहा है, टग ऑफ बार हो रहा है, इसको टग ऑफ बार को बोलते हैं रस्साकसी। इस काला पानी को लेकर के जो रस्साकसी हो रही है वो इसका कारण ही है कि इसका इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस क्या है कि पहली बात तो ये है कि ये एक ट्रेड रूट है, ठीक है, और ट्रेड रूट पर हर कोई चाहेगा कि उसका कंट्रोल हो, क्योंकि व्यापारिक मार्गों पर टैक्स लग जाता है, वहाँ से टैक्स वसूली जाती है। दूसरी बात यह है कि काला पानी चूँकि 3600 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी कम से कम 3.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, और 3600 मीटर की ऊंचाई पर है, तो चाइना क्या है, चाइना कहीं भी जाकर के कहीं भी घुसपैठ करने लगता है इंडिया में, कहीं कुछ गतिविधि, कुछ भी उल्टी सीधी गतिविधि करता है। तो चाइना की गतिविधियों पर, चाइना के मूवमेंट पर इतनी ऊंचाई से हम अगर यहाँ अपनी चौकी स्थापित करते हैं तो इतनी ऊंचाई से हम उसकी गतिविधियों पर आसानी से नज़र रख सकते हैं। इसलिए इंडिया के लिए काला पानी का इंपॉर्टेंस और भी है, क्योंकि डोकलाम इशू में क्या हुआ था, डोकलाम में यही तो हुआ था, अगर इंडिया की चौकी ऊंचाई पर नहीं होती तो डोकलाम में चीन कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा है, चीन कुछ अपना निर्माण कार्य कर रहा था, वह सड़क बना रहा था अपनी तरफ। तो इस डोकलाम में कैसे पता चलता, पता कब चला, क्योंकि हमारी चौकी उधर थी, तो नहीं तो हमको अगर चौकी नहीं होती तो पता नहीं चलता। तो इसीलिए काला पानी पे अगर हमारी चौकी रहेगी, कंट्रोल रहेगा, तो हमारे लिए चीन की गतिविधियों नज़र रखना आसान होगा और चीन पर कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए इस काला पानी का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। इसलिए काला पानी का पेपर में पूछा जाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अभी न सिर्फ अभी, जबकि जम्मू कश्मीर में जब जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया था, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में दो यूनियन टेरिटरी में बांटा गया था अगस्त 2019 में, तब इंडिया ने जब नया मैप रिलीज़ किया था तब भी इंडिया ने काला पानी अपने मैप में दिखाया था। तो इंडिया दिखाएगा क्योंकि काला पानी इंडिया का हमारा है। तो तब भी नेपाल ने कहा था कि आपने फिर से ये कर दिया, आपने क्या कर दिया, आपने काला पानी अपने नक्शे में दिखाया है।
तो इंडिया कह रहा है कि भाई हमने कुछ नया नहीं किया है, ये हमारा ही है और ये शुरू से ही है मैप में, तो तुम परेशान होने की ज़रूरत क्या है। लेकिन नहीं, नेपाल कहता है कि ऐसा है ही नहीं। अब सुस्ता एरिया में क्या हुआ है, सुस्ता एरिया में भी यही हुआ है। जैसे काला पानी में, काला पानी काली नदी के उद्गम के कारण उल्टी सीधी बातें होती हैं वहाँ, जबकि सुस्ता में ऐसा होता है कि गंडक ने ही अपना मार्ग चेंज कर दिया है। क्यों? क्योंकि जो ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई थी, यानी सुगौली की संधि 1816 में जब हुई थी ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में, तब गंडक नदी को नेपाल और इंडिया के बीच में सीमा माना गया था, यानी नेपाल की पूर्वी सीमा उसको ठहराया गया था। और तब ये कहाँ था, तब ये सुस्ता, जैसे ये गंडक नदी है, ठीक है, तब ये सुस्ता इस तरफ था। इसका मतलब नेपाल की पूर्वी सीमा इधर है, इसका मतलब ये है कि तब ये सुस्ता कहाँ पड़ता था, नेपाल की सीमा में। लेकिन अब क्या हो गया है, अब हुआ ये है कि इसने ऐसे मार्ग चेंज कर दिया है, तब सुस्ता किधर आ गया है, इंडिया की तरफ, यानी अब ये लेफ्ट बैंक पे आ गया है। तो इसको लेकर के फिर ये क्या है, इसको लेकर के भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट पैदा हो गया है। नेपाल कहता है कि हमारा है, नहीं कि इंडिया कहता है हमारा है। हालांकि इसका बहुत कुछ हिस्सा इंडिया कंट्रोल करता है और कुछ हिस्सा नेपाल कंट्रोल करता है। और ये जो पड़ता है सुस्ता यूपी के महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट के एक नीलचौल नाम का एक टाउन है। नीलचौल नाम के टाउन में, यानी नीलचौल, ध्यान रखें स्पेलिंग देखते रहें, नीलचौल, इस नीलचौल नाम के टाउन में पड़ता है और इसी के नीलचौल के अंतर्गत ही आता है, यानी उत्तर प्रदेश का, ठीक। और इसके जस्ट महाराजगंज के जस्ट उधर ही एक वेस्ट चंपारण ज़िला है बिहार का, यानी कुल मिलाकर के बिहार, नेपाल और इंडिया और यूपी की सीमा आपस में आकर के वहाँ मिल जाती हैं, ठीक है। ये कहाँ था, गंडक नदी की। अब इसको लेकर के एक्चुअल में विवाद क्या है, बहुत बड़े बड़े एरिया नहीं हैं ये, वही 45 किलोमीटर के स्क्वायर किलोमीटर के एरिया हैं, ज़्यादा नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि उधर काला पानी वो स्ट्रेटजिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट था, लेकिन जो सुस्ता है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ फर्टाइल लैंड है और एग्रीकल्चर के लिए उपजाऊ भूमि का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इंडिया इस पर अपना क्लेम करता है, पाकिस्तान अपना करता है। अब काली नदी के बारे में बात करते हैं। काली नदी कहाँ कैसे जाती है। काली नदी को हम लोग और क्या कहते हैं, काली नदी को हम लोग शारदा भी कहते हैं, काली को काली रिवर भी कहते हैं, काली को महाकाली भी कहते हैं, ठीक है। और ये नेपाल बॉर्डर के साथ, इंडिया और नेपाल बॉर्डर के साथ हिमालय से बह कर के आती है। एक्चुअल में ये बनती 2 हेड स्ट्रीम से है, 2 हेड वाटर से बनती है, ठीक है। हालांकि कई हेड वाटर्स हैं इसके, लेकिन 2 मुख्य हैं। एक को बोलते हैं काला पानी रिवर, और काला पानी रिवर या इसको लिपुगाड भी कहते हैं। यानी नेपाल कहता है कि एक्चुअल में यही काला पानी रिवर ही वास्तव में काली नदी है, जो लिपुगाड नदी भी है, इसी को लिपुगाड नदी भी कहते हैं, काला पानी नदी को। काला पानी क्या है, काली नदी का एक प्रमुख हेड वाटर है, यानी जैसे ये काली नदी है तो एक ये काला पानी रिवर है, ठीक है, और इसी काला पानी रिवर को लिपुगाड भी कहते हैं। और एक इधर कूठी युक्ति हेड वाटर है। तो इन दोनों नदी आकर के मुख्य रूप से आती हैं, तब यहाँ आकर के, यहाँ से दोनों आकर के मिल जाती हैं काला पानी में, तब जाकर के यहाँ से इसका काली नदी नाम पड़ता है, ठीक है। हालांकि दोनों देशों के अलग अलग हैं। और ये जो इधर से जो आती है, ये जो कूठी यंगती नदी आती है, इधर से काला पानी रिवर आती है, तो काला पानी लिपू लेक से उतरती है, लिपू लेक से निकल के आती है। और जबकि ये कूठी यंगती नदी है, ये यहाँ से आती है लिम्पी याधुरा रेंज से, ये उत्तराखंड में है लिम्पू याधुरा रेंज, ठीक है, तो यहाँ से निकल के आती है। ये काली नदी नाम कहाँ से लेती है, ये काली नदी गुंजी के नाम, जब आप वो पुराना मैप देखोगे मानसरोवर यात्रा वाला, तो वहाँ गुंजी मिलेगा, ठीक है। तो गुंजी के पास से इसका नाम एक्चुअल में काली नदी पड़ता है। फिर क्या होता है, ये टनकपुर के पास एक महादेव मंडी है, टनकपुर के पास महादेव, यानी नीचे जैसे गुंजी से नीचे आएगी, पहले लिपू लेक, फिर काला पानी, फिर गुंजी, फिर गुंजी के नीचे एक नीचे आएगी और तो फिर एक ब्रह्मदेव मंडी है। इस ब्रह्मदेव मंडी, ये ब्रह्मदेव मंडी टनकपुर के पास है। इस टनकपुर के पास से ही, ये ब्रह्मदेव मंडी के आसपास से ही ये तराई के मैदान में प्रवेश करती है। और तराई के मैदान में जब प्रवेश करती है तब इसे उत्तराखंड में शारदा नदी कहते हैं। और ये क्या करती है, फिर बाद में आकर के घाघरा नदी को ज्वाइन हो जाती है, और घाघरा नदी गंगा की सहायक है, यानी कि जो काली नदी है वो घाघरा की सहायक है। अब इस पर प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, तो एक तो टनकपुर पड़ता है, तो टनकपुर प्रोजेक्ट है एक इस पर, ठीक है, एक टनकपुर प्रोजेक्ट है। दूसरा चमेलिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये योजना ध्यान रखें। तीसरा शारदा बैराज है, जैसे आप यहाँ मैप में देखें, जैसे ये मुख्य गंगा है,
ये घाघरा है, ये घाघरा है, इसी में आकर के ये शारदा आकर के मिलती है, ये आके मिल रही शारदा इधर से घाघरा में, ठीक है। तो कुल मिलाकर के, और ऐसे देखें, अगर यहाँ देखें तो इधर ये गंडक है, इस गंडक ने भी गद्दारी की है, क्योंकि इसने देखो, अगर यहाँ देखेंगे तो ये देखो गंडक ने अपना क्या कर लिया है, गंडक ने अपना थोड़ा सा मार्ग में परिवर्तन कर लिया है, ठीक है। अब चलते हम लोग आगे। अब नेपाल और इंडिया का एक प्रमुख डैम है जिसे 1995-96 के दौरान साइन किया गया था, इसका नाम है पंचेश्वर डैम। जब भी उत्तरी भारत में बाढ़ को कंट्रोल करने की बात आती है तब इस पंचेश्वर डैम का नाम जरूर आता है। हालांकि नेपाल और इंडिया के बीच में कई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हैं आपसी सहयोग से जिनका निर्माण किया जा रहा है या डैम का निर्माण किया जा रहा है, उनमें से पंचेश्वर प्रमुख है। तो जब भी आप उत्तर भारत में अगर बाढ़ कंट्रोल की बात कहें तो आप पंचेश्वर डैम के जल्दी से जल्दी कंप्लीट होने की बात जरूर कहें, क्योंकि पंचेश्वर डैम कंप्लीट हो जाएगा तो नदियों का पानी कंट्रोल हो सकता है उधर, ठीक है। लेकिन अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। देखो बताओ 1995 से इसका काम, इस पर साइन हुए हैं इंडिया नेपाल के बीच में तब, लेकिन अभी तक ये पंचेश्वर डैम कंप्लीट नहीं हुआ है। अब बात करते हैं गंडक नदी की। गंडक नदी को हम लोग नेपाल में नारायणी भी कहते हैं और कभी कभी इसे गंडकी भी कहते हैं, ठीक। और ये नेपाल की मुख्य नदियों में से एक है और घाघरा की तरह है। घाघरा की सहायक कौन थी? काली नदी। काली नदी आकर के घाघरा में मिलती थी और घाघरा आकर के गंगा में मिलती थी। जैसे ये गंगा हो, ये घाघरा आकर मिलती है, फिर घाघरा में काली नदी आकर मिलती है, और इधर से आकर के ही गंडक नदी भी गंगा में मिल जाती है, सोनपुर के पास, SONPUR, सोनपुर के पास मिल जाती है बिहार में, ठीक है। तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। लेफ्ट बैंक और राइट बैंक यानी दाएं तट और बाएं तट निर्धारित करने के लिए ये देखा जाता है कि नदी किधर से आ रही है। जैसे मान लीजिए कि गंगा इधर से आ रही है तो गंगा का ये वाला लेफ्ट होगा और ये वाला राइट होगा, ठीक है। तो नदी तो ये जो घाघरा भी इधर से मिल रही थी, गंडक भी इधर से मिल रही थी, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी कि नहीं होगी? सिंपल सी बातें होगी। अब आपसे पूछा जाए गंडक रिवर सिस्टम कहाँ पड़ता है, किन किन नदियों के, किन किन दो प्रमुख नदियों के बीच में पड़ता है, तो जैसे ये गंडक है, ये गंडक है, ये गंगा है, ये यहाँ गंडक है। तो गंडक के पूर्व में एक कोसी रिवर सिस्टम है जो बिहार का शोक कहलाती है, तो कोसी है। और इधर गंडक के पश्चिम में एक करनाली रिवर सिस्टम है, तो ये करनाली है, ठीक है। तो ये कोसी और करनाली रिवर के बीच में पड़ती है। गंडक निकलती कहाँ से है? तो गंडक निहुबाइन हिमल ग्लेशियर से निकलती है जो नेपाल में है। तो आज के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही है, फिर मिलते हैं करंट अफेयर एनालिसिस में या फिर अन्य वीडियोज़ के साथ। तब तक का आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।